मैं समझता हूँ ऐसा है। और मैं चूँकि इमरान खान का मैं नाक़िद हूँ और उनकी बहुत सी चीज़ों पर मैं तनकीद करता हूँ और मैं खुलकर तनकीद करता हूँ, लेकिन ये तकरीर बहुत अच्छी थी, बहुत कम्प्रीहेंसिव थी, बहुत ही जची तुली थी, बहुत परफेक्ट थी और उन्होंने बहुत सोच समझ कर तकरीर की है और एक एक लफ्ज़ उन्होंने तोल कर बोला है। पूरी तकरीर का जितना भी कंटेंट था सारे का सारा लफ्ज़ जो है और उन्होंने बहुत इनर कोर ऑफ हिज हार्ट जो है वहाँ से बोल रहे थे, अपने दिल की गहराई से बोल रहे थे, वो बिल्कुल साफ लग रहा था। बिल्कुल। और ये जो एहसन इकबाल साहब की जानिब से कहा गया है कि वो तो तकरीर मीनार पाकिस्तान पर भी अच्छी करते थे, नहीं मेरा ख्याल है कि मीनार पाकिस्तान की तकरीर को उन्होंने अच्छा कह दिया है। हालांकि वो तकरीर तो उनके खिलाफ एक चार्जशीट थी या उनके खिलाफ भी और साबिक हुकूमत के खिलाफ भी, जरदारी साहब की हुकूमत के खिलाफ, और वो बड़ी जज्बाती तकरीर थी। और जो बाद में की थी अभी मीनार पाकिस्तान पर इनके दौर में की थी एहसन इकबाल साहब के दौर में, वो बड़े कैलकुलेटिव थी और उसमें अपना एजेंडा दे रहे थे, लेकिन उस पर तो अमल नहीं हुआ, हमें उस पर बात भी नहीं करनी है और उन्होंने कहा उस पर यू टर्न लिया है। लेकिन ये तकरीर ऐसी नहीं थी कि यू टर्न लेने की बात हो, उन्होंने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि ये सूरत हाल है कश्मीर की और इसमें ऐसा नहीं है कि आप समझें कि ये इस तरह से मसला टाल दिया जाएगा। अब ये सूरत हाल मौजूद है कि दो एटमी ताकतों में अगर खुदा न खास्ता इस मसले पर टकराव होता है तो जंग सरहदों की लकीरों की पाबंद नहीं होगी, फिर जंग जो है वो बहुत ज़्यादा फैलेगी। खुदा ना करे कि इस खित्ते में या किसी और खित्ते में कोई जंग हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या इंडिया का ये तर्ज अमल आपको दावत नहीं देता है, सारी दुनिया को दावत नहीं देता है कि इस मसले को हल किया जाए? उन्होंने मसले के हल पर जोर दिया है, जंग पर जोर नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इस सिलसिले में जंग होती है तो फिर जंग बहुत फैलेगी ना, बहुत दूसरी चीज़ होगी। बिल्कुल। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका की अगर बात नाज़रीन, तो अपने दौरे अमरीका में उन्होंने एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी से मुतालिक सवाल के जवाब में ये कहा था कि 9/11 से कबल अफगानिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज और ISI ने अलकायदा की लड़ने के लिए जो तरबियत है वो की थी। इस हवाले से भी आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। जनाब, गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, आज से 19 साल कबल 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ ने अमरीकी धमकी के बाद अमरीका का साथ देने का जो फैसला किया था वो आपके ख्याल में सही था या गलत? इस पर तो बात करते हैं, उससे पहले आपने बात की थी उसामा बिन लादेन की और ISI के बारे में। तो उसामा बिन लादेन, ISI बेचारी तो बाद में आती है, पहले तो CIA के साथ उसके ताल्लुकात थे और उसामा बिन लादेन तो वो डॉलर के साथ अफगानिस्तान में आए थे और अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था तो वो सरमायाकारी हो रही थी जो अमेरिका के लिए हो रही थी। तो इसमें इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान ने इसमें जो रोल अदा किया, हम शुरू से उसके मुखालिफ रहे हैं। पर्सनली मैं कहता हूँ कि ये एक गलत फैसला था कि हमें उस जंग में नहीं कूदना चाहिए था। 1981 में, 1980s में जब शुरू हुआ था जनरल ज़िया के दौर में, हमें उस सूरत हाल में नहीं जाना चाहिए था जो आज हमारी सूरत हाल है वो ना होती। अच्छा। मसला ये नहीं था कि ये आज़ाद दुनिया ने, इंडिपेंडेंट वर्ल्ड ने, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ने एक और नज़रिए को शिकस्त देने के लिए वहाँ पर एक जाल फैलाया था। हम उस जाल में जाकर फंस गए और हमने जाकर उसका हिस्सा बने। अब आते हैं जनरल मुशर्रफ की तरफ। रात को फ़ोन आता है, जनरल मुशर्रफ सो रहे हैं और उस वक्त जब वो सो रहे हैं और जब उनका फ़ोन आता है कोलिन पावेल का, तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम हमारे दोस्त हो या दुश्मन हो? तो वो कहते नहीं हम दोस्त हैं। अच्छा कहते दोस्त हो तो फिर हमारी ये शरायतें हैं। शर्त नंबर 1 है कि हम हमला करेंगे, हमारा साथ दोगे, हमें अपने अड्डे इस्तेमाल करने दोगे, हमें जो है आप हमारी सपोर्ट करोगे, राजस्व सपोर्ट करोगे, हमारी इंटेलिजेंस सपोर्ट करोगे, ये करोगे वो करोगे। और मुशर्रफ ने रात के वक्त ही जब फ़ोन आया है और यहाँ रात थी, अमेरिका में दिन था, तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा जी ठीक है मैं आपका साथ दूंगा। भाई वो तो इतना तो कह सकते थे ना कि भाई मैं अभी कौन सा इस वक्त आप फैसला करने जा रहे हैं जंग का, बहरहाल मुझे अपनी टॉप हिरार्की से बात करने दें। वो उनकी अपनी मिलिट्री हिरार्की भी मौजूद थी और उनकी अपनी सिविलियन हिरार्की भी मौजूद थी। उस वक्त पार्लियामेंट नहीं थी, उस वक्त पार्लियामेंट का वजूद नहीं था, इलेक्शन नहीं हुए थे और असम्बलियों को तोड़ दिया गया था, आइन को एबाइंस में रख दिया गया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनको वैलिडिटी दे चुकी थी, बल्कि उनको ये भी कह चुकी थी कि ठीक है जी आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं।
ये एक बिल्कुल अलग दास्तान है। ठीक है। लेकिन रात के वक्त उन्हें फैसला करने से पहले कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि मैं अपनी टॉप हिरार्की से बात करता हूँ। उन्होंने अपनी टॉप हिरार्की से बात नहीं की थी, जिसकी वजह से, और हाँ ठीक है, उसने ये भी धमकी दी थी कि जी अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपको पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे, यानी हज़ारों साल पहले आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इस तरह की धमकी थी। तो कौमें या कौमों की लीडरशिप इस तरह की धमकियों में रातों रात फैसले नहीं करती। ये गलत फैसला था, नहीं करना चाहिए था। आपको अपनी हिरार्की को अपने साथ में लेना चाहिए था, उनके साथ मशवरा करना चाहिए। ठीक है लगारी साहब, ये अफसोसनाक वाकया जो चमन में पेश आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर है बहुत अफसोसनाक है जी। और एक ऐसी पार्टी जो एक सियासी बड़े एहतजाज की तरफ जा रही है और अपना फैसला कर चुकी है, उसके एक अहम रहनुमा के ऊपर हमला हुआ है, इसे अफसोसनाक कहा जा सकता है। मैं कहता हूँ कि दहशतगर्दी का टारगेट क्या है? सियासी सरगर्मियाँ। और अगर हमारा स्टेट की जो आर्म फोर्सेस हैं उनका टारगेट अगर सियासत ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। सियासत को मौका देना चाहिए प्रिवेल करने का, आगे बढ़ने का। सियासत को सियासी अमल को जारी रहना चाहिए। ठीक है, अपने अगले क्लिप की जानिब नाज़रीन बढ़ेंगे। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं और ये सवालात इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केसेस जो हैं वो तहरीक इंसाफ से मुतालिक हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब की कारकर्दगी के हवाले से सवालात उठाए हैं। इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नैब की कारकर्दगी के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने सवालात उठाए हैं। लगारी साहब, ये जो सवालात उठाए गए हैं ये किस कदर अहम है? बहुत अहम है, इसलिए कि आप पूरे मुल्क में एहतसाब का ढंढोरा पीट रहे हैं और एहतसाब के जो मोहतसिब आज़म हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं और अपना अज़्म भी जाहिर करते हैं और बड़ा ठोस इस्तक़लाल के साथ बात करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है इस वक्त? सिर्फ पंजाब में एहतसाब जो हो रहा है वो PMLN का हो रहा है और यहाँ पर जो है सिंध के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो रहा है और टारगेटेड है कुछ लीडरों तक, कुछ अफराद तक, और उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, पाबंद भी किया जा रहा है। बाकी एहतसाब का दायरा कहाँ गया है? बहुत से लोग हैं जो एहतसाब के दायरे में थे और हैं, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी मामलात हुए हैं उन मामलात पर क्या हुआ? हेलीकॉप्टर केस पर कोई पता नहीं चला है कि आज तक क्या हुआ। BRT का, अरे भाई ये तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का स्कैंडल है कि जिसको इन्होंने अपनी जादूगरी नगरी दिखाना चाहा था वो तो सारे का सारा फ्लॉप हो गया है। आपने 3-4 मरतबा डेट्स दी कि हम इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं, वो भी नहीं हो पाया है। अब उसके ऊपर क्या खर्चा लगना था, क्या खर्चा लग चुका है और उसके बावजूद उस पर कोई काम नहीं हो कुछ नहीं है। मालम जब्बा में आपने 450 एकड़ ज़मीन जो है वो औने पौने दामों कर दी और उसके ऊपर आप रास्ता निकाल रहे हैं कि किस तरह से वज़ीर दिफा को जो है या बचा लिया जाए, वज़ीर आला को बचा लिया जाए, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बचा लिया जाए। तो ये तो है ना, मसाइल तो हैं ना। एहतसाब तो यकतरफा हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा। लेकिन लगाई साहब, आपको लगता है नैब का इदारा खैबर पख्तूनख्वा में अपनी साख खो रहा है? नहीं, वो तो मेरा क्या है, यानी ये ऑब्जर्वेशन इज़्ज़त माब चीफ अपना पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब की है और मैं उस पर और क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। हमें बहरहाल अदलिया का एहतराम भी है, लेकिन अगर ये इस तरह का अगर रिमार्क्स आते हैं तो फिर हमें कम से कम उस पर कान तो ज़रूर धरने हैं और हमने सुनना तो ज़रूर है। अगर हमारे कानून में अदालत की तरफ से कोई आवाज़ आ रही है तो हमें उसका एहतराम तो मलहूज़ खातिर रखना है। बिल्कुल, इंतहाई अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि मौलवी मोहम्मद हनीफ शहीद हो गए हैं। मरकज़ी रहनुमा थे JUI के और मौलाना फजल रहमान के बहुत करीबी साथी थे। बलूचिस्तान में उनका बहुत बड़ा एहतराम था, पूरे पाकिस्तान में उनका एहतराम था। ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और दिल दहला देने वाला वाक़या है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो निशाना बनी है और उनका इंतकाल हुआ है, वो शहीद हुए हैं जी। बहुत अफसोसनाक। बिल्कुल, बहुत अफसोस के साथ हमें ये बताना पड़ा अपने नाज़रीन को कि JUI रहनुमा मौलवी मोहम्मद हनीफ चमन धमाके के नतीजे में शहीद हो गए हैं। नाज़रीन, हमें यहाँ पर ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डालेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की अगर बात करें तो मकबूजा वादी के 22 अजला में कर्फ्यू में नरमी कर दी गई है और भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने वादी में स्कूल खोलने का कह दिया है। लगारी साहब, पाकिस्तान की सक्सेस समझा जाए इसे, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तकरीर के जो नताइज हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। देखिए, एक बात है कि ये नरमी है, इसको हम सफिशिएंट नहीं समझ सकते। और ये कि कर्फ्यू में नरमी, दुनिया भर में जहाँ भी कर्फ्यू लगा है वहाँ ये होता है कि 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद एक नरमी शुरू होती है, तो फिर नरमी को बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद हालात नॉर्मल होते हैं। यहाँ पर पहले तो आपने 56-57 रोज़ तक लोगों को घरों में कैदी बना कर रखा है। उसके बाद हज़ारों अफराद को गिरफ्तार किया। हमें ये खबर दें कि क्या सियासी कैदी रिहा कर दिए गए। हमें ये खबर दी जाए क्या मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब रिहा हो गए हैं, क्या सैयद अली गिलानी रिहा हो गए, क्या यासीन मलिक जो हैं उनको रिहा कर दिया गया है, क्या शबीर शाह को रिहा कर दिया गया है, क्या सजाद लोन को रिहा कर दिया गया है, क्या महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया है, क्या उमर फारूक को रिहा कर दिया गया है, क्या जो है अपना फारूक अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया है। क्या हमारे यहाँ जो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये दोनों बाप बेटे जो गिरफ्तार हैं, क्या इनको रिहा कर दिया गया? क्या हज़ारों नौजवान जो थानों में हैं, जो कैद खानों में हैं, जो जिंदानों में हैं, जो टार्चर सेल्स में हैं, जो इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स में हैं, क्या उनको रिहा कर दिया गया है? अब भारतीय हुकूमत दुनिया की तवज्जो इस तरह से हासिल कर सकती है कि उस इलाके के अंदर जो 1 करोड़ के करीब इंसानों को कैद बनाया गया था, क्या उनकी कैद की हालत ख़त्म हुई है? क्या वो अक़दाम वापस लिया गया है जो इस सारी सूरत हाल का सबब बना? क्या आर्टिकल 370 को वापस ले लिया गया है? क्या आर्टिकल 35A को वापस ले लिया गया है? क्या वहाँ की जो सोवरेनिटी है इलाके की, उसको बरकरार रखा गया है कि नहीं रखा गया है? क्या ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आबादी का इनखला हो? क्या ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोगों को लाकर बसाया जाए और आबादियाँ कायम की जाएँ? जिस तरह से फ़लस्तीन में जो है वो हर रोज़ यहूदी आबादियाँ बनती, इसराइली आबादियाँ बनती रहती हैं और फ़लस्तीनियों को धकेला जाता है। क्या इस तरह की सूरत हाल जब ये कोई खबर देगी इंडिया की हुकूमत, तब हम समझेंगे यार सूरत हाल को तब्दील किया जा रहा है, मगर सरेदस्त तो ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा